Hello students, welcome to my YouTube channel Integrated Physics Studies IPS. ଏଥିରେ ମୁଁ ଅଲରେଡ଼ି ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ସେକେଣ୍ଡ ଇୟର ସିଲାବସ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିସାରିଛି। ଏବେ ମୁଁ ପ୍ଲସ୍ ଥ୍ରୀ CBCS ଫିଜିକ୍ସ ଅନର୍ସ GE ଆଉ MSc ଫିଜିକ୍ସ ଅନଲାଇନ୍ କ୍ଲାसेसର ଭିଡ଼ିଓଜ୍ ଅପଲୋଡ଼ କରୁଛି। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଲା ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓଜକୁ ଲାଇକ୍ କରିଦେବ ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବ। ୟୁ କ୍ୟାନ୍ ସେୟାର ଇଟ୍ ୱିଥ୍ ୟୋର ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଅଲ୍ସୋ, ଇଟ୍ସ କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ଫ୍ରି ଅଫ୍ କଷ୍ଟ। लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन ପାଇଁ बेल आइकन को एठी ऑल रे सेट कर दबो। तापर वीडियोज रो क्लैरिटी बढ़ावा ପାଇଁ गो टू सेटिंग्स, क्वालिटी, एडवांस उपरे क्लिक करी यू कैन इंक्रीज द रिजोल्यूशन। सबू वीडियोज ପାଇଁ पीडीएफ नोट्स मु पठेबी जोटा एठी ड्रॉप डाउन लिस्ट को क्लिक करी यू कैन गेट द लिंक फ्रॉम द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तापर मोर चैनल नेम को क्लिक कले सबू वीडियोज को मु यूनिट वाइज एज पर सिलेबस सजाई की रखिथिबी व्हिच यू कैन गेट फ्रॉम द प्लेलिस्ट। एठी सर्च करि परिबो। ओके, थैंक यू। हेलो स्टूडेंट्स, आज के टॉपिक में हम ग्रिड इंटरकनेक्शन और पावर इलेक्ट्रॉनिक्स इसके बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए, खासकर ये जो ग्रिड इंटरकनेक्शन बोल रहा है, ये मतलब विंड फार्म में हम इसको समझ सकते हैं। विंड फार्म मतलब क्या है? यहाँ पे मल्टीपल विंड टर्बाइन्स लगे होते हैं। ओके, सो सबसे पहले ये समझ लीजिए कि विंड जो है, जैसा कि हम जानते हैं, इट इज़ द फ्लोइंग एयर। सो ये कभी स्टेडी नहीं रहता, कभी ज़्यादा जोर से बहता है या फिर कभी धीरे हल्के से बहता है। ओके, सो इट कैन नॉट ऑन इट्स ओन मीट द नीड्स ऑफ द कंज्यूमर्स एट ऑल टाइम्स। हर वक्त एक जैसा एनर्जी इसमें से नहीं मिल सकता। सो नेसेसरीली इट हैज़ टू बी इंटीग्रेटेड विथ द स्टेट ग्रिड टू एंश्योर अ स्मूथ सप्लाई ऑफ कंटिन्यूअस पावर। ठीक है, सो इसको हम इंटीग्रेट करेंगे एक स्टेट ग्रिड के साथ ताकि हमको स्मूथली पावर सप्लाई कंटिन्यूसली मिले। Okay, so the energy path from the wind farm to the grid and then to the energy users is illustrated in the figure. इसमें देखिए, ये रहा हमारा फिगर जो कि एक विंड फार्म को दिखा रहा है। ओके, जहाँ पे सेवरल टर्बाइन्स हमने लगा रखा है। ओके, रो वाइज लगा रखा है। यहाँ पे एनीमोमीटर क्या करता है? इट मेजर्स द विंड स्पीड टू स्टार्ट द टर्बाइन्स एट द डिजायर्ड विंड स्पीड। ओके, ऑटोमेटिकली ये शट डाउन हो जाता है एट 65 टू 70 किलोमीटर पर आवर के स्पीड में। विंड फार्म से फिर आगे ये जो एरो मार्क हमको दिखाता है, हम चलते हैं कन्वर्टर की तरफ। नाम से ही पता चलता है कि ये कन्वर्ट करता है, मेक द वोल्टेज कंपैटिबल फॉर द ग्रिड। फिर इसको हम भेजते हैं ऊंचाई में, जिसको हमने ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन रखा है। ओके, फिर इसको हम सब स्टेशन की तरफ भेजते हैं जहाँ पे ग्रिड कनेक्शन हुआ है। ओके, फिर आगे चल के 66,000 वोल्ट हाई टेंशन लाइंस ऑफ ग्रिड, यहाँ के थ्रू हम इसको फिर आगे बढ़ाते हैं और ये जाके पहुँचता है हमारे घरों में या फिर जो भी बिल्डिंग्स वगैरह है। ओके, रेसिडेंशियल हाउसेस, फैक्ट्री, ऑफिसेस, यहाँ पे ये पहुँचता है। एक और चीज़ समझ लीजिए कि कम्युनिकेशन हम विंड फार्म से बाय यूजिंग कंप्यूटर कर सकते हैं। मल्टीप्लेक्सर होता है इसमें फॉर कम्युनिकेटिंग विथ ईच टर्बाइन सेपरेटली। ओके, कंप्यूटराइज्ड हम इसको कंट्रोल साइड कर सकते हैं। ओके, मॉनिटर कर सकते हैं मैक्सिमम आउटपुट और कोऑर्डिनेट करने के लिए। ठीक है, सो WEG यानी जो हमारा विंड एनर्जी जनरेटर है, दे जनरेट अराउंड 400 वोल्ट which is step up to 11 kV। ओके, यहाँ पे स्टेपिंग अप होता है ट्रांसफार्मर के जरिए, जो कि ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइंस के कनेक्शन से हम जो पहुँचाते हैं सब ग्रिड जो लगा रखा है सब स्टेशन में ग्रिड कनेक्शन का। ठीक है, सो पावर इवैक्यूएशन में बी ऑन 11 to 22 kV or 33 kV lines depending on the availability of the distribution network and the number of WEG that are installed in the wind farm. Okay, so a rule of thumb as given in the table is adopted। क्या है वो रूल? आइए देखते हैं। देखिए, सो अगर हमको अप टू 2 मेगावाट कैपेसिटी चाहिए
तो हम इसके लिए इंटरफेसिंग क्या लगाते हैं, एग्जिस्टिंग होता है 11 केवी और 22 केवी लाइन, ठीक है। अगर 2 से 6 मेगावाट के लिए सेपरेट 11 केवी और 22 केवी लाइन, 6 से 10 के लिए सेपरेट 33 केवी लाइन होता है, और 10 मेगावाट से ज़्यादा अगर चाहिए कैपेसिटी तो लोकेट करते हैं 66 केवी और 110 केवी सबस्टेशन एट द विंड फार्म साइट। ओके, अब ग्रिड को किस तरह से हम कनेक्ट करेंगे इसका मेथड समझ लीजिए। दो तरह के विंड फार्म का ये कनेक्शन ही बता रहा है। एक हो गया आपका सिंगल रो, ठीक है, जहाँ पे कि एक ट्रांसफार्मर रहता है विच इज कनेक्टेड टू द WTG। ओके, सो इट इज मोस्ट इकोनॉमिकल। वेरेज अगर मल्टी एरे विंड फार्म को देखें, यहाँ पे एक ट्रांसफार्मर कनेक्ट होता है 4 टरबाइन से, WTG जो विंड टरबाइन जनरेटर है। ओके, तो इसको देखिए, सबसे पहला फिगर ये बता रहा है एक सिंगल रो का। ओके, यहाँ पे 50 मीटर डिस्टेंस में रखा गया है। ये हमारा 11 केवी और 33 केवी का ओवरहेड लाइन है, जहाँ पे बीच में हमने ट्रांसफार्मर लगा रखा है 0.4 या 11 केवी का, ठीक है, या फिर 33 केवी भी ले सकते हैं। और ये कोर केबल हमने 3.5 का ले रखा है, और यहाँ पे पावर जनरेशन हो रहा है 200 किलोवाट का। ओके, ये दो ठो जो सेपरेशन है यहाँ पे ऊपर 200 मीटर का है, ठीक है। फिर नीचे वाला फिगर हमको बता रहा है एक मल्टी एरे सिस्टम। ओके, यहाँ पे 250 मीटर है, राइट। और जैसा कि हमने देखा 200 किलोवाट आ रहा है, WTG में 33 केवी लाइन बिछा रखा है, और 3.5 का कोर केबल ले रखा है हमने। ओके, 175 मीटर का ये सेपरेशन है, ठीक है। अच्छा, सो ये हमने देखा जो कि हमारा दो तरह का, एक सिंगल वाला, एक मल्टी एरे में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, जो पावर जनरेट हो रहा है, ओके, विंड फार्म से जो पावर जनरेट हो रहा है उसको हम कलेक्ट करते हैं एट 11 और 33 केवी में, जैसा ऊपर हमने फिगर में देखा। देन फर्दर इसको स्टेपिंग अप करते हैं, ओके, टू द अप्रोप्रिएट क्लास ऑफ वोल्टेज while integrating with the state power grid। ओके, सो ये इसका इंटीग्रेशन कैसे हो रहा है वो दिखा रखा है फिगर में। 200 किलोवाट WTG देखिए, ये एक साथ 4 ठो सोर्सेस से आ रहा है। फिर इसको हमने लगाया कंट्रोलर जो कि ग्राउंडेड है 10 ओम रेजिस्टेंस से। फिर ये देखिए, ये काफ़ी टेक्निकल चीज़ें हैं, इसीलिए इसमें ज़्यादा डिटेल आप मत जाइए। ओके, जितना इसको आप सिंपल रखेंगे वो सही रहेगा। फिर आगे चल के एक ट्रांसफार्मर है। ट्रांसफार्मर क्या करता है, ये स्टेपिंग अप स्टेपिंग डाउन करता है, ठीक है। फिर आगे ये बढ़ा देता है एक और ट्रांसफार्मर की तरफ। फिर हमारा किलोवाट आवर मीटर है जो कि मेजर करता है इसका रीडिंग, और 66 केवी ग्रिड सबस्टेशन की तरफ हम पहुंच जाते हैं, ठीक है। सो इट इज एज्यूम्ड दैट आखिर में जो ये 66 केवी ग्रिड सबस्टेशन है, इट इज लोकेटेड कितना दूर, 20 किलोमीटर अवे फ्रॉम द विंड फार्म which has an installed capacity of 10 megawatt। Okay, and the transformer capacity is determined by the number of turbines which are connected, and keeping in mind the possibility of the installing more turbines that would be connected at a later date। okay, आगे भी अगर हो सके तो हम ज़्यादा टर्बाइन कनेक्ट कर सकते हैं। विंड फार्म क्या करता है, इट एक्सपोर्ट्स द generated energy to the grid, but during the no wind period, जब हवा नहीं बहता है, लोकल रिक्वायरमेंट चाहिए होता है, एनर्जी के रिक्वायरमेंट जो होता है लोकली, उसको हम ग्रिड से निकाल सकते हैं। ओके, सो ये जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट किलोवाट मीटर हमने लगा रखा है, इसलिए इंस्टॉल करके ग्रिड सब स्टेशन में, ठीक है। अच्छा, ग्रिड जो सिस्टम है उसका प्रॉपर्टीज हम देखते हैं। देखिए, देयर आर लिमिटेशंस ऑन द इंटीग्रेशन ऑफ विंड टर्बाइंस to the grid system, and pumping the generated electricity from the WEG to the state grid should have the minimum power quality impact on the grid। ओके, तो ये जो पंपिंग कर रहा है मिनिमम पावर क्वालिटी इम्पैक्ट आ जाता है इसमें।
और इंटीग्रेशन जो होता है इट शुड इन फैक्ट कंटिन्यू टू द इम्प्रूवमेंट ऑफ द पावर क्वालिटी, जिसको हम बोलते हैं ग्रिड शॉर्ट सर्किट पावर, GSCP। ओके, और ग्रिड शॉर्ट सर्किट रेशियो, GSCR। तो they have a great influence upon the power quality of the grid। so ये जो शॉर्ट सर्किट पावर लेवल ग्रिड का, इसको हमने अगर शॉर्ट फॉर्म में लिखा SSC एट द PCC यानी कि पावर कंट्रोल सेंटर, इट इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ द रेटेड वोल्टेज एंड द शॉर्ट सर्किट करंट एट द PCC ऑफ द विंड फार्म। मतलब इसको हम लिख सकते हैं SSC इक्वल टू 3/2 ऑफ VRISC। ओके, सो ये VRR मतलब रेटेड हो गया, SC मतलब शॉर्ट सर्किट, ये वोल्टेज है, ये करंट है। Similarly, short circuit ratio is a basic characteristic measure of the grid which is defined as RSC equal to SSC by SR। ये एक रेशियो है, मतलब ये यूनिटलेस क्वांटिटी होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे कि हमने देखा SSC हो जाता है आपका शॉर्ट सर्किट पावर लेवल ग्रिड का, SR हो गया रेटेड टर्बाइन पावर लेवल, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये जो शॉर्ट सर्किट पावर है ये अफेक्ट करता है वोल्टेज जो डेविएशन होता है एट द टर्मिनल्स ऑफ द विंड टर्बाइन, जो कि पावर जनरेट करता है। ओके, अच्छा, नाउ देयर इज अ थिंग दैट to maintain the voltage deviation within the stipulated 2% level, short circuit power should at least be 50 times 50 गुना of the rated power of the wind farm। ओके, जो शॉर्ट सर्किट पावर हमने जनरेट करना है वो 50 गुना होना चाहिए विंड फार्म से जो पावर जनरेट हो रहा है। ओके, सो ग्रिड, इसके लिए हम क्या करते हैं, ग्रिड मतलब क्या, इसको हम समझेंगे, इट इज डिफाइंड एज द वीक और स्टिप on the basis of its characteristics short circuit ratio, and a ratio below 20 may generally mean a weak grid। ओके, ये जो रेशियो हमने ऊपर देखा SSC by SR, ये रेशियो अगर 20 आ रहा है मतलब इसको हम समझें कि ये एक वीक ग्रिड है, कमजोर ग्रिड है, ठीक है। अनदर इंपॉर्टेंट पैरामीटर ग्रिड का है ग्रिड शॉर्ट सर्किट इम्पीडेंस एंगल रेशियो, इसको हम X/R लिखते हैं। ओके, वोल्टेज डेविएशन अगेन PCC में जो विंड फार्म में वेरी करता है उसको एज ए फंक्शन ऑफ X/R रेशियो हम निकाल सकते हैं, और ये रेशियो डिक्रीज करता है यानी कि घटता है, ओके, एज द डेविएशन इन द वोल्टेज प्रोफाइल एज ए फंक्शन ऑफ रेटेड पावर इंक्रीजेस। यहाँ पे इसको ये फिगर में बता रहा है, देखिए फिगर में हमने पावर को इस एक्सिस में ले रखा है, ओके, पावर को, और ये X/R को यहाँ पे इस एक्सिस में ले रखा है, और ये हमारा डेल्टा यू है। ओके, डेल्टा यू मतलब ये डेविएशन ऑफ द वोल्टेज है, ठीक है। सो अकॉर्डिंगली हमारा ग्राफ देखिए इस तरह से आ रहा है, ये इंक्रीज कर रहा है X/R का वैल्यू, लेकिन यहाँ पे ये डिक्रीज कर रहा है, ठीक है। अच्छा, सो when the X/R ratio is plotted as a function of short circuit ratio, okay, it may be seen from the figure that percentage deviation in voltage is low for दो कंडीशन में होता है ये, लो X/R रेशियो एंड हाई शॉर्ट सर्किट कैपेसिटी जिसको हम बोलते हैं स्टीप ग्रिड, और हाई X/R रेशियो लो शॉर्ट सर्किट कैपेसिटी जिसको हम बोलते हैं वीक ग्रिड। सो इसका ग्राफ देखिए इस तरह से आ रहा है, ओके, ये शॉर्ट सर्किट रेशियो है, ये X/R है, ये डेल्टा यू है, ठीक है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। Thus, it can be concluded that a low X/R ratio calls for a high short circuit capacity of the grid। तो अगर एक बार ग्रिड पैरामीटर्स हमको पता चल गया, then the generator which is suitable for the grid based on its reactive power requirement, इसको हम अपने हिसाब से लगा सकते हैं। So wind electric generators are designed to operate satisfactorily within the following grid parameters, जैसे कि हो गया वोल्टेज आपका 400 से 440 वोल्ट
यहाँ पे होना चाहिए ±13% इसका डेविएशन रख सकते हैं। फ्रीक्वेंसी 50 मेगाहर्ज ही होता है हर हाउस होल्ड सप्लाई में, ये नहीं बदलता। -3 हर्ज और +1 हर्ज इसमें आ गया, जो कि ऊपर नीचे रहता है। और एसीमेट्री करंट ±12.5% के अराउंड रहेगा। तो इंटरफेस ये जो रहता है, द इंटरफेस इश्यूज विद द ग्रिड इंक्लूड द फॉलोइंग। यहाँ पे रिएक्टिव पावर सप्लाई आ गया, वोल्टेज रेगुलेशन आ गया और फ्रीक्वेंसी कंट्रोल आ गया। ओके, इसको हम अब सेपरेटली डिस्कस करते हैं। पहले आ जाता है रिएक्टिव पावर कंपेंसेशन। देखिए, एक जो विंड फार्म है, इट हैज सेवरल आइडेंटिकल विंड टर्बाइन जनरेटर्स। बहुत सारे विंड टर्बाइन जनरेटर यानी कि WTG हमने लगा रखा है विंड फार्म में। एंड दीज आर इंडक्शन टाइप जनरेटर्स which need reactive power for the magnetization purpose. Okay, so conventional energy system में क्या होता है, generators besides supplying active power they also supply reactive power which is required by the consumers to operate their electrical equipment. But WEG induction type में क्या होता है, they require reactive power to start the power station. Okay, so टू हैव अवेलेबिलिटी ऑफ रिएक्टिव पावर, यहाँ पे हर एक WEG में हमने एक शंट कैपेसिटर लगा रखा है। ओके, एंड दिस कैपेसिटर मीट्स द रिएक्टिव पावर रिक्वायरमेंट ऑफ WEG एंड मेंटेन द पावर फैक्टर एट द रेटेड वैल्यू ऑफ 0.95। इसको देखिए, ये फिगर में दिखाता है, फिगर 8.10 आखिर में है ये वाला। ओके, इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। ओके, फिर वापस चलते हैं। राइट, सो रेटेड वैल्यू जो पावर का है वो 0.95 के अराउंड रहेगा। ठीक है, अच्छा, तो इंडक्शन जनरेटर क्या करता है, दे कैन बी यूज्ड इन बोथ स्टैंड अलोन एंड ग्रिड कनेक्टेड मोड with the advantages like low cost and robust construction। तो जब कनेक्ट होता है ये ग्रिड सिस्टम, तो WEG क्या करता है, ड्रॉज द रिएक्टिव वोल्ट एम्पियर फ्रॉम द ग्रिड। ओके, मतलब वोल्टेज और करंट निकालता है। एंड दिस इज VAR ड्रेन ऑन द ग्रिड सिस्टम विच इज compensated by the use of terminal capacitor which is explained above। okay, so generated power जो रहता है, it is fed to the local around 11 kV ग्रिड रहता है, जिसमें हमारा ट्रांसफॉर्मर 0.415 से 11 kV का रहता है। और ये ग्रिड मेंटेन करता है रिक्वायर्ड वोल्टेज एंड फ्रीक्वेंसी एंड रिवील्स, एंड इट also does not separate the voltage and frequency controllers which are required in spite of varying input by the prime mover due to the changes in the wind speed। ओके, तो अब दूसरे वाले में चलते हैं, वोल्टेज कैसे हम रेगुलेट करेंगे। ओके, वोल्टेज जो वेरी करता है कॉमनली, क्योंकि कपलिंग पॉइंट जो रहता है, इसीलिए हमको इसको 15% के अराउंड ही वेरिएशन को सीमित रखना है। ओके, सो इसके लिए हमको वोल्टेज रेगुलेट करना पड़ेगा। ओके, तो ये 15% हमको कैसे करना है, या तो हम कनेक्ट करेंगे या फिर डिसकनेक्ट करेंगे। डिफ़िकल्टी आता है कैसे कंट्रोल जो करते हैं वोल्टेज का। ओके, सो इट इज accentuated when the wind farm is located in a remote area and connected to the grid through existing transmission line designed to serve only the load in the area। तो सोल्यूशन क्या है, वोल्टेज रेगुलेशंस का अल्टरनेटिव लाइन अरेंजमेंट हमको करना पड़ेगा, और हमको ऐड करना पड़ेगा स्टैटिक और एडेप्टिव भार कंट्रोलर्स। ओके, अगेन मैं कहूँगा ये सब बहुत सारे टेक्निकल चीज़ें हैं। ओके, तो आप इसको शॉर्टकट में लिख सकते हो इतना डिटेल लिखने के बजाय। ओके, क्योंकि ये वाला किताब में बहुत ही डिटेल भी दिया है ये जो कनेक्शन वगैरह का। फिर आता है तीसरा, फ्रीक्वेंसी कंट्रोल। It utilizes the operating wind power plants which are connected to the weak
isolated grid and they can have a difficulty in maintaining the normal system frequency of 50 Hz. Okay, so system frequency क्या करता है, वो fluctuate होता है. Okay, it fluctuates when the gusting winds cause the power output of the wind plants to change rapidly. Okay, ये जो power output है उसको rapidly gusting wind change करता है, इसीलिए हमारा frequency vary करता है. So low frequency operation affect करता है output जो कि WEG से निकलता है उसको दो तरह से. एक, several WEGs do not get cut in when the frequency is less than 48 Hz, thus resulting in loss of output. दूसरा, the output of WEG at low frequency operation is reduced due to the low speed of the rotor. Okay, so power generation of a 250 kilowatt WEG at various frequency is shown in the figure. देखिए यहाँ पे ये फिगर में हमने एक्स एक्सिस में लगा रखा है अपना विंड स्पीड. ओके, मीटर पर सेकंड में ये 5 हो गया, 10 हो गया, ऐसे करके 30 मीटर पर सेकंड तक हमने एक्स एक्सिस में ले लिया और पावर जो निकल रहा है आउटपुट उसको वाई एक्सिस में ले लिया. ओके, तो अकॉर्डिंगली हमारा ऐसे करके ग्राफ आ रहा है. ओके, स्पीड जितना बढ़ रहा है पावर आउटपुट भी उस तरह से हमको मिल रहा है. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. अब देखते हैं कैपेसिटी ऑफ विंड फार्म्स फॉर पेनिट्रेशन इनटू ग्रिड. जो पावर सप्लाई हमको विंड फार्म्स से मिल रहा है, इट स्नैप्स विद द ड्रॉप इन द विंड स्पीड. ओके, सो ग्रिड को हमने क्या करना है, इट मस्ट हैव द रिक्विजाइट स्पिनिंग और रिजर्व कैपेसिटी टू कीप द कंटिन्यूटी ऑफ द पावर सप्लाई. ओके, कंटिन्यूस पावर सप्लाई के लिए हमको ऐसे ग्रिड को मेंटेन करना है. ओके, सो इसके लिए अलग अलग देशों में स्टडी किया गया है. तो पॉसिबिलिटी या फिजिबिलिटी क्या है, विंड पेनिट्रेशन with minimum wind speed and spinning power to the utility is given below. हॉलैंड में below 5%, ऑस्ट्रेलिया में 20 से 30%, डेनमार्क में ओवर 19%, हमारे भारत में 25%, स्पेन पोर्टुगल में ओवर 11%, जर्मनी आयरलैंड में ओवर 6%. इस तरह का डाटा कुछ निकला है. ओके, फिर जनरल सिनेरियो अगर हम देखें, ग्लोबल विंड एनर्जी काउंसिल एक है जिसको GWEC बोलते हैं. ये इंटरनेशनल विंड मार्केट्स को देखता है. ओके, एंड दे ग्रीव बाय 36% इन द ईयर 2008. टोटल विंड पावर इंस्टॉल जो होता है कैपेसिटी जो कि वर्ल्ड का रहता है, इट स्टूड 138459 मेगावाट बाय द सितंबर ऑफ 2009. तो 80 से ज़्यादा देशों में अब कमर्शियल विंड पावर इंस्टॉलेशन हो चुका है. खासकर कि यूएस और यूरोप में इट इज प्लान टू कैरी पावर फ्रॉम रिमोट विंड सोर्सेस टू द लोड सेंटर थ्रू EHV लाइंस. ओके, फिर अब चलते हैं हम इलेक्ट्रिकल सिस्टम अब देखते हैं जनरेटर का विद द विंड टर्बाइंस. ओके, तो फॉर इंटरेक्शन विद द विंड टर्बाइंस विद द ग्रिड देयर आर टू ब्रॉड क्लासिफिकेशन. एक आ गया फिक्स्ड स्प्रेड टर्बाइन. ओके, ये हमने पिछले टॉपिक में पढ़ रखा है. फिक्स्ड एक होता है, एक वेरिएबल होता है. फिक्स्ड टर्बाइन विद द जनरेटर विच इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू द ग्रिड. ओके, ये हो गया हमारा विंड टर्बाइन. ये गियर बॉक्स है, जनरेटर से ये डायरेक्टली कनेक्टेड है. सॉफ्ट स्टार्ट इसमें होगा और कैपेसिटर हमने लगा रखा है. और ये ट्रांसफार्मर अकॉर्डिंगली हमको स्टेपिंग अप के लिए चाहिए और ये हमारा ग्रिड नेटवर्क है. ठीक है, तो अब जनरेटर्स जो है दे रिक्वायर इन और डायरेक्ट ग्रिड कनेक्टेड सिस्टम विच आर स्क्विरल केज और वुंड रोटर इंडक्शन मशीन, और दूसरा वुंड रोटर इंडक्शन मशीन विथ रेक्टिफायर कंट्रोल इन द रोटर. फिर आता है वेरिएबल स्पीड टर्बाइन जनरेटर. यहाँ पे इसमें इंटीग्रेशन हुआ है थ्रू पावर इलेक्ट्रॉनिक कन्वर्टर्स. ओके, पावर इलेक्ट्रॉनिक कन्वर्टर्स से इंटीग्रेशन जो हुआ है, देखिए ये सब चीज़ें तो सेम ही रहेगा. इसमें एक DC कन्वर्टर है जो कि DC बस से इन्वर्ट करता है, DC को AC में कन्वर्ट करता है बाय यूजिंग द पावर इलेक्ट्रॉनिक्स. और फिर आ गया हमारा जैसा कि स्टेप अप ट्रांसफार्मर, और ये आखिर में हमारा नेटवर्क हमने जो बिछा रखा है. ओके, सो अंडर सिस्टम्स integrated through power electronic converters, the generators
should require the wound router induction machine with the thyristor or IGBT bridge on the router for reduced converter size, और permanent magnet synchronous machine इसमें चाहिए होता है with the thyristor bridge and the permanent magnet or wound router machine with the IGBT bridge on the stator for the full converter size. ओके, सो ये हमने बहुत ही टेक्निकल तरीके से आज देखा अबाउट द ग्रिड इंटरकनेक्शन कैसे होता है और पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में। फिर भी मैं आखिर में कहूँगा कि पूरा डिटेल जैसा लिखा गया है उसको एकदम ना पढ़ के इसको जैसे आप ब्रीफली कंसाइज कर सकते हो उस हिसाब से अपना नोट बनाना, ठीक है। थैंक यू।